हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। मैं भाई संदीप सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी साइंस की क्लासेस चल रही हैं एंड आपको रेगुलर वीडियोस भी मिल रही हैं। ठीक है, साइंस की एक क्लास लाइट चैप्टर की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और ये आज लाइट की आपकी सेकेंड क्लास है। ठीक है, जिसमें हमारा प्रकाश का परावर्तन चल रहा था। प्रकाश का परावर्तन लगभग खत्म हो चुका है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये। तो ठीक है, सबसे पहले हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था कि एक्चुअल में लाइट होती क्या है। तो आपको बताया गया कि लाइट वो है जिसकी हेल्प से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वस्तुओं को हम कैसे देख पाते हैं। अगर सपोज करो लाइट आती है, लाइट आने के बाद सबसे पहले उस वस्तु पे पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। उस पे पड़ने के बाद वो हमारी आंखों पे आती है। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी वस्तु को देखने के लिए एंड प्रकाश के ही हेल्प से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन चल रहा था, परावर्तन कंप्लीट हो गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा है, ये बुक्स में बहुत ही कम मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट 1 रहेगा, इसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट 2 आएगा। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आप अपनी नोट्स में ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट 1 और 2 डाल के लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या है, हमारा सरफेस है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि सरफेस होता है, ये चिकनी सतह है जिससे हमारी जो लाइट आ रही है, जो प्रकाश आ रहा है, जो इससे टकरा के वापिस जा रहा है। ठीक है, तो सपोज करो ये हमारी इंसिडेंट रे आई है। इंसिडेंट रे आई है, इसका मतलब कि ये लाइट आ रही है। लाइट आने के बाद में ये किसी सरफेस से टकरा रही है, चिकनी सरफेस से टकराई है और टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़िए, क्या है ये। परावर्तन के नियम सभी तरह की सतह के लिए वैलिड होते हैं। सबसे पहले आपको परावर्तन के कल 2 नियम बताए गए थे। पहला नियम था कि जो ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण एंड अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है ना, वो सभी तरह की सतह के लिए वैलिड होते हैं। इट मीन्स अगर हमारी चिकनी सतह है, मतलब अगर रफ सरफेस है, अगर ये हमारी खुदरी सरफेस है ना, अगर मतलब सरफेस इरेगुलर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस पे भी क्या होगा कि हमारे जो प्रकाश के परावर्तन के हैं वो नियम समान होंगे जो आपको बताए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये जो होगा ये इंसिडेंट एंगल होगा, इसको आई से लिखते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम इसको बोलते हैं। आपतन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इस प्रोसेस में भी, इस प्रोसेस में भी। यहाँ क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि सरफेस क्या है, सेम है, चिकनी सतह। यह है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहां से क्वेश्चन पता है क्या बनता है, आपसे पूछ लेगा कि अगर हमारी सरफेस है वो खुदरी सरफेस है, तो क्या वहां पे प्रकाश के परावर्तन के नियम वैलिड होंगे। तो आपका आंसर रहेगा जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम सभी सतह पर वैलिड रहते हैं। ये एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको ये डायग्राम बता के बताया गया है। जैसे कि ये हमारी खुदरी सरफेस है, इट मीन्स इरेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है। तो इसमें ये प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, आने के बाद ये सपोज करो ये हमारा नॉर्मल है। तो चाहे प्रकाश ये जो हमारी खुदरी सतह है ना, ये कैसी भी हो, लेकिन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच में एंगल बनेगा ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड आर, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा बताया है परावर्तन के जो नियम होते हैं ना, वो सभी सतह के लिए वैलिड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ जो ज्यादातर पूछा वाला है। उसके बाद हम प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चल रहा है। ठीक है, तो आप बने रहिए दोस्तों, मैं आपको सेकंड नियम बताता हूं। तो ये स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट 2 है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा दर्पण है या फिर जो हमारा सरफेस है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, जिस किरण से टकरा के जो हमारी किरण है वो वापिस जा रही है। इट मीन्स ये अगर हमारा सरफेस है, ये दर्पण है, इस पे किरण पड़ रही है और पड़ने के बाद क्या हो रहा है, वापिस जा रही है। तो अब इसमें क्या किया गया है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट 2 में इसमें बोला गया है कि यदि दर्पण, इसमें दर्पण लिखा हुआ है तो आप मान सकते हैं ये दर्पण है। यदि दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है। इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा अगर सरफेस है या जो हमारा दर्पण है, इसको क्या करें हम, थीटा एंगल पे घुमा दें। इट मीन जो रिफ्लेक्टेड रे, जो परावर्तित किरण होगी ना, वो 2 डिग्री पर कोण पर घूम जाती है। ये इसका मतलब होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ वो कैसे घूमती है। ठीक है,
ये क्या है, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, एक्स वाई हमने मान लिए, नाम दे दिए ताकि हमें इसको बताने में आसानी हो। ठीक है, अब क्या किया, ये है, अब ये हमको थीटा डिग्री पे घुमाना है। इट मीन्स ये जो है ना हमारा, वो कहीं अब ऐसे आ गया। इट मीन्स ये हमारा सरफेस हो गया, इसको y डैश मान लिया हमने, इसको x डैश मान लिया। ये आपको बुक्स में मिलने वाला नहीं है, अगर बुक्स में मिलेगा भी ना तो आप इसको टच भी नहीं करेंगे, इसको छोड़ के आप आगे निकल जाएंगे। और रेलवे में इससे मतलब ग्रुप डी की बात करें तो कई बार इससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये थीटा डिग्री कोण पे हमने घुमा दिया। इट मीन्स ये थीटा डिग्री हो गया, मतलब ऐसे था ये, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली ये ऐसे था, आपने ऐसे घुमा दिया थीटा डिग्री कोण पे, कुछ नहीं किया है। तो बोला क्या गया है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना वो टी थीटा डिग्री घूम जाती है। ठीक है, सबसे पहले कि जो हमारा ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल यहाँ था, तो जब हमने ये घुमाया ऐसे तो नॉर्मल भी तो घुमा होगा, तो नॉर्मल कहीं हमारा कहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, इसको हम बोल देते हैं एन डैश। और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना, जो अपनी जगह से ये मूव करके कहीं हमारी यहाँ आ गई होगी। आप इसमें दो पेन का यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही मार्कर है, इस वजह से मैं आपको एक ही मार्कर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो पहले थी जिस एंगल पे, उससे ये 2 थीटा डिग्री घूम गई है, बस इसमें ये बताया गया है और कुछ नहीं है। इट मीन्स ये है कि आपको ये याद रखना है कि अगर हमारा जो सरफेस है, जो हमारा दर्पण है, अगर हम उसको थीटा डिग्री एंगल पे घुमा देना, तो थीटा डिग्री पे एंगल पे घुमाने के बाद क्या होगा कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो 2 थीटा पे घूम जाएगी, और जो इंसिडेंट रे है ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो तब भी ऐसी आ रही थी और अभी भी ऐसी आएगी। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे पहले थी, इट मीन्स यहाँ से इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी, इसके कंपेयर में ना जो अब नई वाली रिफ्लेक्टेड रे आएगी, मतलब इस सरफेस को घुमाने के बाद वो क्या आएगी, वो 2 थीटा कोण पे घूम जाएगी। बस यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करने वाला हूँ, बने रहिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन आपने कंप्लीट कर लिया है, अब प्रकाश के अपवर्तन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रकाश का परावर्तन अच्छे से पढ़ा है ना, तो प्रकाश के अपवर्तन में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। उसमें क्या था कि उसमें हमारी लाइट आ रही थी और लाइट आने के बाद सरफेस पे टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही थी, बट इसमें इसका अपोजिट होता है। आप कभी किसी तालाब के नियर बाई या फिर गांव में झोड़ बोलते हैं, उसके नियर बाई आप कभी गए होंगे, तो अगर आप उसके पास जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या देखिए, सन की जो लाइट आ रही है ना, सन की लाइट क्या है, अगर ऊपर हम बात करते हैं, सपोज करो ये हमारा तालाब है, सपोज करो अगर हमारा ये तालाब है, ठीक है, क्या है यहाँ तालाब है, तो तालाब क्या है, इसमें क्या है, इसके अंदर पानी है, ऊपर क्या है, एयर है, तो ये दो मीडियम हो गए अलग अलग। अगर लाइट इस माध्यम से इस माध्यम में जाती है, इट मीन्स अगर वो अपना मीडियम चेंज करती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए। सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ प्रैक्टिकली आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या है कि ये सेम उसी की तरह है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है। जैसे आपने परावर्तन में पढ़ा था सेम उसी की तरह है, बट थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। आप देखिए इसमें क्या है कि ये ऊपर हमारा एयर है, इट मीन्स आप ये तालाब है नीचे, और ये तालाब से ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे क्या है हमारा पानी है। ठीक है, तो ये हवा है और ये पानी है। इंसिडेंट रे आएगी, आने के बाद क्या होगा कि वो दूसरे माध्यम में चलेगी, इट मीन्स ये जो है ना यहाँ टकराने के बाद वापस नहीं जाएगी, अगर वापस चली जाएगी तो क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा। अब क्या होगा, ये लाइट आएगी और सीधी मतलब इसी माध्यम में चली जाएगी। अगर हम बात करें तो ये एयर है, इट मीन्स एयर में क्या है कि फ्री पार्टिकल बहुत दूर दूर है, एयर में क्या है कि लाइट स्पीड से चल सकती है पानी के कंपेयर में। ठीक है, वैसे अगर लाइट की बात की करें तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारी एयर है, ये वाटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरल। और ये बोलते हैं इसको सघन। इट मीन्स अगर दो चीजें हैं आपके पास, एक आपके पास पानी है, एक के पास आपके हवा है,
तो इन दोनों में आपको ये देखना है कि इनमें से डेंस कौन है, डेंसिटी किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा दिख रहा है आपको, हवा काफी मतलब विरल में, जो मतलब हल्का होगा उसको हम विरल बोलेंगे, जो डेंस होगा जिसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे उसको बोलेंगे सघन। अभी आपको एक याद रखना है, बाकी आगे चल के आपको सघन और विरल का मतलब जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लाइट आई, यहाँ क्या थी, विरल माध्यम में थी, फैले हुए थे मॉलिक्यूल, लेकिन क्या हुआ कि जब ये इस सघन माध्यम में आई ना, तो जानी चाहिए थी लाइट ऐसे, ऐसे जानी चाहिए थी, ये मतलब लाइट ऐसे आनी चाहिए थी, सीधी इसकी डायरेक्शन है लाइट की, यहीं से निकल के आते हैं सारे कॉन्सेप्ट की। उठा हुआ कैसे दिखाई देता है कि पानी में अगर सिक्का डाल देते हैं, कॉइन्स डाल देते हैं, उठा हुआ देता है, दिखाई देता है, या फिर पानी में अगर छड़ डाल देते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आते हैं, इसको समझिए आप अच्छे से। ठीक है, लाइट आई, आने के बाद जानी चाहिए थी कैसे, ऐसे, बट हुआ क्या, क्योंकि ये डेंस मीडियम है, लाइट अपने मीडियम से भटक गई, मतलब अपना रास्ता उसने छोड़ दिया। क्या हुआ कि इस तरह जानी चाहिए थी, बट उसने रास्ता चेंज करके वो इधर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हुआ, क्योंकि उसने अपना मीडियम चेंज किया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब लाइट ऐसे जाने चाहिए थी, यहाँ फ्री मतलब मॉलिक्यूल थे, यहाँ से स्पीड से आ रही थी, इसमें आई, इसकी क्या हुआ कि स्पीड मंदी होगी, चाल, अब चाल मंदी होगी तो ये ऐसे जाने चाहिए थी, ऐसे नहीं गई, वो मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तो आपके जो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, कि अगर लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लाइट पे क्या होता है, कि वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, या नॉर्मल से दूर हट जाती है, या फिर वो सीधी चली जाती है। मतलब ऐसे आपको ऑप्शन देगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि अगर हमारा विरल माध्यम है, मतलब विरल मतलब हल्का है, ठीक है, अगर विरल माध्यम से लाइट सघन माध्यम में आएगी तो सघन माध्यम में आ रही है तो पार्टिकल उसमें ज्यादा होंगे, मतलब मीडियम ऐसा है, आप सपोज करिए कि आप फ्री रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, जाम नहीं है बिल्कुल भी, तो आप क्या करेंगे, बाइक को स्पीड से चलाएंगे। अगर क्या होगा ना, अगर आप जाम में जाएंगे तो जाम में जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना, तो आपको जाम लगेगा, आपकी क्या है, चाल स्लो हो जाएगी। तो यही सीधा सीधा फंडा यही है। यहाँ पे ये फ्री थी, यहाँ से स्पीड से आ रही थी, बट क्या हुआ, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल मिले, ये माध्यम क्या है, सघन है, ये आने में ये नॉर्मल की तरफ क्या हुआ, झुक गई। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, इस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, ठीक है, जो हमारा आपतन कोण है, ठीक है, और अपवर्तन कोण ये है रिफ्लेक्टेड, इसमें कौन सा ज्यादा होगा आप ही बताइए, मतलब इन दोनों में एंगल कौन सा ज्यादा होगा। ये हमारा आपतन कोण है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। इट मींस ये कोण ज्यादा है और ये ज्यादा इसकी तरफ को झुक गई है, तो ये कोण कम है। इट मींस आपको क्लियर हो गया कि अगर लाइट हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, मतलब पहले जो एंगल था वो ज्यादा होगा, और फिर जो सेकंड में जब लाइट सघन माध्यम में आएगी तो उसका क्या होगा, उसका एंगल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसी से रिलेटेड ये दूसरा मैंने आपको बताया, सपोज करिए कि ऊपर वाटर है, ये मीडियम कैसा हो गया, सघन मीडियम हो गया, इसको हम बोलते हैं सघन, और ये हो गया विरल। जरूरी नहीं है कि वो वाटर और एयर हो, कुछ भी ले सकता है। अगर हम वाटर और स्टील की बात करें, मतलब पानी और स्टील की बात करें, तो इसमें कौन सा ज्यादा सघन होगा, स्टील ज्यादा होगा। वो आपको देखना है कि मतलब कौन सघन है कौन विरल है। बाकी रिफ्रैक्ट की जो इंडेक्स होती है ना, उस पर डिपेंड करता है। अगर सभी की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है। इसमें क्या हुआ, लाइट हमारी चली, सघन माध्यम में थी, इट मींस पानी था ऊपर, और यहां से चली। अब क्या हुआ कि लाइट चलनी चाहिए थी तो ऐसे, ठीक है, सीधी जानी चाहिए थी, बट हुआ क्या कि भाई लाइट यहाँ वाटर था, इट मींस आप ऑलरेडी यहाँ जाम में फंसे हुए थे, और जब जाम से आप बाहर आए ना एयर में, तो क्या हुआ, इसने अपनी चाल और बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे सघन माध्यम था, इसके जो पार्टिकल थे पास पास थे, और एयर के जो पार्टिकल थे वो दूर दूर थे, उसको खुला हुआ मिला, वो ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, और सीधी न जाके वो मुड़ गई स्पीड से। तो इसमें क्या हुआ हमारा, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उससे ज्यादा क्या होगा, ये होगा। ये आपसे कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। अगर लाइट हमारी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपको कंडीशन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से कौन सा तथ्य है। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि अगर हमारी लाइट है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो लाइट नॉर्मल की तरफ ना झुक के उससे दूर हट जाएगी। इसमें क्या होगा, इसको अपोजिट होगा।
अगर लाइट हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती, इट मीन्स विरल खुला हुआ माध्यम है, फिर उसके बाद क्या हुआ सघन, सघन माध्यम में आई तो पार्टिकल उसके पास पास थे, इट मीन्स वो जहां जानी चाहिए थी ना उससे और मुड़ गई, उसकी और स्पीड स्लो हो गई। अगर लाइट हमारी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इसमें आपको दिखाया हुआ है, ये हमारा नॉर्मल है, लाइट इसके तरफ झुक गई है, जो हमारा अपवर्तन कोण होगा ना वो बहुत छोटा होगा। इसमें उल्टा है कि जो हमारी आपतित किरण है, जो हमारी किरण आती है और जो वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो क्या होता है कि वो हमारी नॉर्मल से दूर हट जाती है, क्योंकि हम सघन में ऑलरेडी थे, अब कहाँ गए हम विरल में आ गए। तो ये सघन और विरल आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ना वो इससे ज्यादा होगा, इसमें इसका उल्टा होता है। तो आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, मतलब इसमें याद रखने वाली कोई बात है नहीं। सघन और विरल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। सघन आप नाम से ही देख सकते हो कि ये डेंस चीजें, हम डेंस चीजों की बात कर रहे हैं। विरल थोड़ी हल्की। अगर सपोज करो विरल से सघन में जाएंगे तो क्या होगा कि पहले लाइट जो फास्ट चल रही थी वो स्लो हो जाएगी और नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी ये चीज आपको क्लियर है एकदम, आप इसको अच्छे से ना लिख के रिवाइज करिए। जब तक आप इसको लिख के रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपको इशू हो जाएगा, इसमें आप भूल जाएंगे। बट एक दो बार अगर आपने लिख के प्रैक्टिस कर ली ना तो कोई इशू होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी एक पॉइंट लिखा हुआ है नीचे जो मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूं इसको। ठीक है, और साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। अगर नोट्स बनाएंगे तो मतलब सबसे बेटर रहेगा, और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना क्वेश्चन कराए जाएंगे, आप इजीली क्वेश्चन को मतलब उड़ा देंगे एकदम, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं एकदम। इसमें लिखा हुआ कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इट मीन्स जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वो क्या अपना मीडियम चेंज कर रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। पहले मैं आपको टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा, जो लाइट के अभी 2-3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, कम से कम 40-50 क्वेश्चन कराऊंगा, और कंप्लीट आपके क्वेश्चन मतलब उसी से आपको मिल जाएंगे, कोई इशू होने वाला है नहीं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इट मीन्स जब प्रकाश अपना मीडियम चेंज करता है तो उसका रंग व आवृत्ति नहीं बदलती। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश होता है हमारा वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती। अगर आप अपना मीडियम चेंज कर रहे थे, इट मीन्स आप विरल से सघन में जा रहे थे या सघन से विरल में जा रहे थे, तो क्या हमारी चेंज हो रही थी, सीधी सीधी स्पीड, क्योंकि पहले अगर फास्ट थी तो स्लो हो जा रही थी, अगर हमारी पहले स्लो थी तो फास्ट स्पीड हो जा रही थी। तो बस आपको 2 चीजें याद रखनी है, उसका रंग और उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, ये 2 चीज याद रखो। इससे ही मतलब क्वेश्चन बनेंगे कि जब अगर जो लाइट होती है वो अपना मीडियम चेंज करती है तो क्या चेंज नहीं होता। तो आपको याद रखना है कि उसका जो कलर होगा ना, जो रंग होगा, और जो उसकी आवृत्ति होगी वो कमी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, आप 1 मिनट बने रहिए मेरे साथ। तो इसके जो अपवर्तन के जो नियम है ना, मतलब जो जैसे कि आपने परावर्तन के नियम पढ़े थे, सेम जो परावर्तन में नियम होते हैं ना वही अपवर्तन में नियम होते हैं, इसमें कोई चेंजेस है नहीं। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। इट मीन्स जो हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है एंड जो नॉर्मल है वो तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपवर्तन यहाँ पे मतलब खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाला हूँ। अब मैं आपसे कुछ मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी वस्तु है वो उस कलर की क्यों दिखती है। इट मीन्स अगर पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका जो हरा रंग ही क्यों होता है, मतलब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि उसका लाल रंग क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे तो क्लोरोफिल भी एक चीज होती है, मतलब आप बायोलॉजी में पढ़ोगे। ठीक है, तो उसकी भी वजह एक होती है, लेकिन होता क्या है कि आपको जो कोई भी जो लाइट होती है ना, सबसे पहले दिखती कैसे है, सबसे पहले उस लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, उसके बाद वो हमारे आंखों पे पड़ेगी, तब हमें दिखाई देगी। ठीक है, सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट है ना बेसिक, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप वीडियो को रोक के ना अगर आप इसको लिखेंगे तो बेटर रहेंगे। होता क्या है कि हमारा जब लाइट आती है ना सन से, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। वो आप अभी मतलब अगर मैं आपको वेव्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे मैं आपको प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी पढ़ाने वाला हूँ,
तो उसमें आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, जो लाइट आती है, ठीक है, अगर व्हाइट मतलब अगर हरा रंग ही क्यों दिखता है, जो हरा रंग होता है ना सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो किरणें होती हैं सिर्फ उसी कलर को क्या करती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं। बाकी बाकी जो कलर होते हैं ना उसको वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। मतलब जो जिस कलर को हमारी जो प्रकाश की किरणें जो 7 रंगों में टूटता है ना, जिस कलर में से वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी वही कलर आपको दिखेगा। इट मीन्स जो हरा रंग होता है ना, जो हरा रंग होता है उसको जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सभी को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये रहा। आपने सुना होगा कि व्हाइट जो शर्ट पहनते हैं उसमें आपको गर्मी कम लगती है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम व्हाइट शर्ट पहनते हैं तो उसमें गर्मी कम क्यों लगती है? उसके पीछे भी साइंस है। मतलब अगर आप कुछ भी चीज अगर उठा लेंगे तो सबके पीछे साइंस है। उसके पीछे भी एक उदाहरण है। जो व्हाइट कपड़ा होता है ना, जो व्हाइट लाइट जो हमारी सन से लाइट निकलती है ना, उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। अब होता क्या है कि अगर वो व्हाइट लाइट किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट ही ना कर रही हो, मतलब सभी रंग को रिफ्लेक्ट कर रही है, इट मीन्स जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वो उसी रंग की दिखती है। अगर लाइट किसी को रिफ्लेक्ट ही ना करे, इट मीन्स जो भी लाइट आ रही है वो वापिस जा रही है, इट मीन्स व्हाइट हो गया, मतलब व्हाइट लाइट हो गई। इट मीन्स जिस अगर वस्तु कोई व्हाइट है ना उस पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, वो सभी क्या कर रही है, उसको सभी को परावर्तित कर रही है अपने अंदर, किसी को भी वो अपवर्तित नहीं कर रही है, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद ब्लैक कलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लैक कलर क्या होता है, वो सभी जो किरणें होती है ना वो सभी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। इसी वजह से ब्लैक जो शर्ट होती है उसमें गर्मी ज्यादा लगती है। बोला जाता है कि गर्मियों में मतलब ब्लैक शर्ट नहीं पहननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मतलब डेली लाइफ से एग्जाम्पल हैं कि मतलब अगर आप डेली लाइफ से रिलेटेड करके अगर आप साइंस को पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से इसको मतलब क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपकी प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद इससे एग्जाम्पल जो बनते हैं ना कि सिक्का उठा हुआ कैसे दिखाई देता है, तो सभी एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप जितनी चीजें आपको बताई हैं या फिर जितनी चीजें आपको कल बताई गई हैं सभी को आप अच्छे से नोट करेंगे, नोट डाउन करके आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको इशू आता है, मतलब जो चीजें आपको समझ नहीं आती है, तो आप उसको कमेंट करके आप बताएंगे कि ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई है, ताकि हम फिर अच्छे से उसको आपको बता सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बाय बाय, टेक केयर।